हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज के हमारे जो सी प्लस प्लस के प्रोग्राम है वो बेस्ड रहने वाले हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर के ऊपर। डेटा स्ट्रक्चर चैप्टर में भी हमने ये टॉपिक पढ़ा था, तो उसी लॉजिक के ऊपर हमारे प्रोग्राम रहेंगे। और 11th में भी आपने यहाँ तक तो पढ़ाई की होंगी। तो प्रोग्राम रहने वाले हैं इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, स्विच के ऊपर, कंडीशनल के ऊपर और लूप के ऊपर। जैसे जैसे आएंगे इसका मैं आपको लॉजिक भी बताते जाऊँगा। तो ये प्रोग्राम के लॉजिक्स या ये प्रोग्राम आपको आगे भी देखने को मिलेंगे, तो हम पहले से ही एडवांस में इसे पढ़ के रखते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ने को आसानी हो। और बहुत लकी रहें आप, तो ये सेम प्रोग्राम हम आज पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम में आपको 5 मार्क्स के लिए पूछे जा सकते हैं, या इस प्रोग्रामिंग के लॉजिक का यूज करके आपको प्रोग्राम सॉल्व करना पड़ सकता है। तो जैसे एक एक प्रोग्राम हम देखेंगे और आपके कुछ लॉजिक्स, कुछ मेथड्स यहाँ पे क्लियर होती जाएंगे। तो एक एक करके प्रोग्राम देखते हैं। हमारा पहला प्रोग्राम है वो है कंपैरिजन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स। इसे हम इफ से करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन ऑफ टू इंटीजर नंबर्स में क्या होने वाला है, आपके पास दो नंबर रहेंगे और उसमें से नंबर कौन सा बड़ा है, दूसरे नंबर से वो बड़ा है या नहीं है, आपको वहां पे मैसेज करके बताना है, ठीक है। तो मैंने बेसिक स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिख लिया है। मेरे पास दो नंबर है और उन्होंने एक क्वेश्चन में कहा है कि इंटीजर नंबर होने चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे दो इंटीजर नंबर लिए हैं ए और बी। आप वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं डायरेक्ट और यूजर से पूछ सकते हैं। तो क्यों ना यूजर से पूछा जाए, एंटर एनी टू इंटीजर नंबर्स, ठीक है। और अभी तक यूजर ने वैल्यू एंटर की है क्या, नहीं की है, और उसके लिए यहाँ पे दो हमने एक सीन लिखा है और उसमें दो वेरिएबल यहाँ पे हमने लिख दी है। अब जरा बताओ, ए और बी की वैल्यू आपको पता नहीं है, यूजर एंटर करेगा और आपको पहले ही पूरा प्रोग्राम यहाँ पे लिख के बताना है कि इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा हो सकता है। तो जब आपको नंबर ही नहीं पता तो आप कैसे कंपैरिजन करोगे, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको पॉसिबिलिटी चेक करनी पड़ती है कि ए और बी में से कौन सा नंबर बड़ा होगा। ओके, या तो आइदर ए बड़ा होगा या तो फिर बी बड़ा होगा। तो फिर यहाँ पे दोनों के चांसेस है ना, आइदर ए और बी। जब आपको अननोन चीजें हैं, ऐसे मान लो कि ए और बी दो बॉक्सेस हैं और आपको बताना है किस बॉक्स की क्वांटिटी ज्यादा है, तो या तो ए बॉक्स के भी हो सकती है और बी बॉक्स के भी हो सकती है। कब तक नहीं पता चलेगा, उस बॉक्स को आप जब तक ओपन नहीं करोगे, उसकी चीजें काउंट नहीं करोगे, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। यहाँ पे पूरे हमारा जो इफ एल्स है, ये सब चीजें पॉसिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं कि ये होगा तो ये, वो होगा तो वो, ऐसा ही रहेगा। तो मतलब आपको देखो यहाँ पे कंपैरिजन परफॉर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इफ। ओके, पर इफ यूज करने से पहले क्यों ना दो पॉसिबिलिटी के बारे में बातें की जाए कि कौन कौन नंबर यहाँ पे बड़ा हो सकता है। तो ए इज ग्रेटर देन, ऐसा मैसेज आ सकता है ना, ए इज ग्रेटर देन बी। ये हमारी पहली पॉसिबिलिटी है कि ए की वैल्यू बी से बड़ी हो। दूसरी हमारे पास पॉसिबिलिटी कौन सी होती है कि बी इज ग्रेटर देन ए। ये दो पॉसिबिलिटी हमारे पास है, यानी कि ये हमारे दो स्टेटमेंट है। ये दोनों के दोनों ट्रू रहेंगे ऐसा तो होगा नहीं, है ना। अगर ये दो नंबर है तो या तो पहला नंबर बड़ा होगा या दूसरा नंबर बड़ा होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी लिख दी है और इसे अब आपको करना है कंट्रोल, यानी कि आइदर ये होगा नहीं तो ये होगा। देखो हम क्या लगाते हैं, इसके ऊपर हम कंडीशन लगाते हैं और कंडीशन टेस्ट करने के लिए आपको इफ यूज करना पड़ता है। यूजर ने वैल्यू एंटर करने के बाद अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो दैट्स अ कंडीशन। अगर a की, इफ का मतलब अगर, या ये क्वेश्चन है हमारा, क्या a की वैल्यू b से बड़ी है, और अगर आंसर हमारा ट्रू होता है तो इफ के नीचे जो भी लिखा है, तो इफ के नीचे देखो a की स्टेटमेंट लिखा है, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर क्या प्रिंट होगा, a इज ग्रेटर देन b होगा। अब रही बात, क्या दूसरा स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, तो आपको इसके लिए भी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, अगर b की वैल्यू a से बड़ी होंगी। तो बस हो गया हमारा ये छोटा सा प्रोग्राम कंपैरिजन करने का। अगर दो हमारे पास नंबर है तो या तो पहला नंबर बड़ा होगा या तो दूसरा नंबर बड़ा होगा। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी थी, दोनों पॉसिबिलिटी को टेस्ट करने के लिए हमने इफ लगाया है। इफ कंडीशन चेक करता है, इसके जो अंदर जो कंडीशन लिखे हैं हमने, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, और रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। प्रोग्राम को देखते हैं कंपाइल करके, कोई एरर नहीं, और अब करते हैं रन और वहां पे वैल्यू पुट करो। पहली वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है 6। 5 a को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 b को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैसेज क्या आना चाहिए, b इज ग्रेटर देन a, ठीक है। आप चाहे तो वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं बट वो हमारा टॉपिक नहीं है।
उसके बाद अगर आप ऐसा करते हैं, पहला नंबर बड़ा रखते हैं तो a इज ग्रेटर देन b, अगेन आप वैल्यू प्रिंट कर सकते हैं, आप चाहे तो करो, मैं आपको नहीं करके बता रहा हूं। अब ये हो गई हमारी दोनों आपने कंडीशन लगा अच्छे टेस्ट करके देख ली, बराबर काम करता है। बट ये प्रोग्राम कंप्लीट नहीं है जब तक कि ये इसे हैंडल ना करे। देखो मैं कौन सी वैल्यू डाल रहा हूं, 4 एंड 4, a की वैल्यू भी 4 है एंड b की वैल्यू भी 4 है। तो अगर अब इसमें से नंबर कौन सा बड़ा है, हो सकता है ऐसा बोलेंगे कि हम कि a इज ग्रेटर देन b या b इज ग्रेटर देन a, नहीं, दोनों नंबर सेम है। और जैसे मैं एंटर हिट करूं कंप्यूटर की वो दोनों कंडीशन फॉल्स हो रही है, यानी कि आप जब दो नंबर कंपैरिजन करते हैं तो आपको सिर्फ दो ही रिजल्ट नहीं मिलते हैं, आपको तीसरा रिजल्ट भी मिलता है और तीसरे रिजल्ट का नाम है a एंड b बोथ आर इक्वल या सेम, आप ऐसा मैसेज लिख सकते हैं। बट ये स्टेटमेंट कब ट्रू होगा, कब ट्रू होगा, जब इफ a की वैल्यू b के बराबर होंगी तब। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने तीन कंडीशन लगाई है, देखो यहाँ पे पहली, दूसरी और तीसरी। तो हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी थी, a पहले b से बड़ा होगा, b a से बड़ा होगा, या a और b दोनों सेम रहेंगे। तो सबके लिए हमने यहाँ पे क्या लगाई है, कंडीशन लगाई है। और पूरे प्रोग्राम में मैंने सिर्फ और सिर्फ इफ यूज किया है। ओके, तो ऐसे प्रोग्राम जहां पे सिर्फ इफ यूज होता है उसे बोलते हैं सिंपल इफ के प्रोग्राम, और यही हमारा पहला मॉड्यूल था जिसको हमने स्टडी किया है। ओके, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, तो बाद में हम कभी देखेंगे। तो फिलहाल के लिए अब देखो मैं 4 एंटर करता हूं तो a एंड b बोथ आर इक्वल करके ऐसा मैसेज आता है। तो पता है ये सेम प्रोग्राम एक बार 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था। ओके, उन्होंने बोला था कि दो नंबर को कंपेयर करके बताओ उसमें से कौन सा नंबर बड़ा है या ग्रेटर नंबर है, तो आप ऐसा कुछ वहां पे लिख सकते थे। आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझा हो। हम बढ़ते हैं दूसरे प्रोग्राम की तरफ। तो प्रोग्राम का नाम है स्मॉलेस्ट ऑफ 4 इंटीजर नंबर्स। हमारे पास 4 नंबर होंगे जो यूजर से हम उनकी वैल्यू रीड करेंगे और उनमें से छोटा नंबर कौन सा है वो हम यहाँ पे डिस्प्ले करके बताएंगे। तो जल्दी से डिक्लेरेशन कर लेते हैं। ए एक वेरिएबल लेते हैं ए, उसके बाद बी, सी और डी, ऐसे फेमस हमने वेरिएबल के नाम लिए। आप चाहे तो वैल्यू असाइन कर सकते हैं या फिर यूजर से आप मांग सकते हैं। तो बेटर तरीका रहेगा कि आप यूजर से वैल्यू मांगो। तो एंटर 4 इंटीजर नंबर्स, ऐसा मैंने स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट होगा और यूजर इसे देखेगा और 4 नंबर यहाँ पे क्या करेगा, वो एंटर करेगा। तो मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल लिए हैं सीन में। अब देखो आपको वैल्यू नहीं पता है कि यूजर उसमें कौन से एंटर करेगा और आपको फिर भी बताना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा रहेगा। तो सब खेल पॉसिबिलिटी का है कि कौन सा नंबर छोटा हो सकता है। ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है और डी भी हो सकता है ना, पूरी चारों की पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे बस पॉसिबिलिटी टेस्ट करनी है। तो एक मैसेज, ये मैसेज कब प्रिंट होगा उसके बारे में आपको सोचना है कि ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो यहाँ पे मैंने ये स्मॉलेस्ट नंबर वाला मैसेज लिखा है कि ये नंबर सबसे छोटा कब होगा। मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा है। अगर मैं इसे रन करूँ ना आपके लिए, ओके, और कोई भी यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ मैं, तो आप देख सकते हैं इसमें 1 स्मॉलेस्ट है, ये बताएगा ए इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, ऐसा क्यों हुआ है, आपने इस स्टेटमेंट को कंट्रोल नहीं किया है, तो इसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ए सबसे छोटा नंबर इस ग्रुप में कब रहेगा, जब ए की वैल्यू बी से छोटी रहेंगी, एज वेल एज ए की वैल्यू सी से छोटी रहेंगी, एंड अगेन एज वेल एज ए की वैल्यू डी से छोटी रहेंगी। यानी ये तीनों कंडीशन एट ए टाइम ट्रू रहनी चाहिए। ए की वैल्यू बी से छोटी, ए की वैल्यू सी से छोटी और ए की वैल्यू डी से छोटी रहनी चाहिए। एंड दिस इज द कंपलसरी कंडीशन। जब आपको सभी कंडीशन आपके कंपलसरी है तो आपको इस स्टेटमेंट को, आई मीन टू से दैट, इन कंडीशंस को जोड़ना पड़ेगा एंड से। ओके, एंड कैसे काम करता है आपको लॉजिक इसका पता है। तो अगर आप इसे रन करते हैं तो अगर आप पहला नंबर ही जानबूझ के छोटा रखो तो आप देखोगे कि स्क्रीन के ऊपर मैसेज बराबर आ रहा है कि a इज द स्मॉलेस्ट नंबर। ओके, तो अगर आपको सेम मैसेज लिखना है b इज द स्मॉलेस्ट नंबर, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अब जो पहला नंबर है वहां पे b करना पड़ेगा। b a से छोटा है, b c से छोटा है, b d से छोटा है। तो अगेन आपको c के लिए, d के लिए ऐसे आपको स्टेटमेंट लिखने पड़ेंगे। इसको बार बार आपको 4 टाइम्स आपको ऐसा लिखना पड़ेगा और हर इफ में 3 कंडीशन है, ऐसे बाद 4 बार लिखोगे आप तो टोटल 12 कंपैरिजन होंगे। ओके, इससे प्रोग्राम भी बनेगा आपका और आपको 5 मार्क्स भी मिल जाएंगे अगर ये एग्जाम में आता है। बट ये बेस्ट तरीका नहीं है, आपको कंपैरिजन यहाँ
पे काम करने हैं और किसी अलग लॉजिक से इसे आपको सॉल्व करना है। सबसे पहला लॉजिक ये बेस्ट है, कुछ नहीं समझा तो इस लॉजिक से करके आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, पर फिर भी हम थोड़े दूसरे लॉजिक से इस प्रोग्राम को करना चाहते हैं। तो देखो इसे मैंने हटा दिया और देखो यहाँ पे हम अजम्पशन मेथड का यूज करेंगे। अजम्पशन मेथड ऐसी है कि एक नहीं क्या वेरिएबल लो, मैंने मिनिमम नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने ए वैल्यू स्टोर कर दी। मतलब कि मेरा कहना है कि इन चारों में से पहला नंबर ही छोटा है। ऐसा ये लॉजिक है, अच्छे से समझना, आप देखना, नहीं समझा तो प्रीवियस वाले लॉजिक के ऊपर आप बने रह सकते हैं। अगर मैं मान रहा हूं कि मेरा पहला नंबर ही छोटा है तो अगेन हमारे ग्रुप में कितने नंबर बचे हैं? 3 नंबर हमारे पास बचे हैं। अज्यूम किया है ना, तो आपका अजम्पशन गलत कब होगा वही आपको इफ में लिखना है। अगर बी हमारे अजम्पशन से छोटा रहा तो क्या बी की वैल्यू मिनिमम से छोटी रही? तो ऑफ कोर्स मिनिमम में कौन स्टोर है? ए स्टोर है। आपने माना है कि मिनिमम ए है, ओके, मतलब स्मॉलेस्ट है। बट अगर ये अजम्पशन गलत भी तो हो सकता है ना, तो अगर बी की वैल्यू मिनिमम से छोटी होंगी तो आप क्या करोगे? तो आपका अजम्पशन चेंज कर दो। मान लो कि कौन सा नंबर छोटा है, देन बी छोटा है। बट अभी भी तो ग्रुप में 2 नंबर बचे हैं ना, तो बस आपके अजम्पशन यहाँ पे लिखते जाने हैं और आपको प्रोग्राम बनाते जाना है। तो क्या सी अगर मिनिमम से छोटा होगा तो आपका अजम्पशन चेंज कर दो। आप यहाँ पे आप मिनिमम की वैल्यू क्या सेट कर दो? सी सेट कर दो। तो आप देखो कंपैरिजन कैसे होता है। यहाँ पे जब मिनिमम से बी कंपेयर होगा तो मिनिमम में ए रहने के चांसेस हैं, ओके, रहेंगे भी, ओके। बट जब सी से मिनिमम को कंपैरिजन करेंगे ना, तो मिनिमम में या तो ए रह सकता है या तो बी रह सकता है। मतलब ही ए और बी में से जो छोटा नंबर है ना वो मिनिमम में रहेगा, ओके गाइस। तो उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर भी बचा है। अगर ये आपके सभी अजम्पशन गलत हो जाते हैं और डी की वैल्यू मिनिमम से छोटी होती है, तो पता है अब मिनिमम में कौन सा नंबर रहने के चांसेस है? ए, बी, सी। इन तीनों में से जो छोटा नंबर होगा ना वही मिनिमम में यहाँ पे क्या रहेगा? स्टोर रहेगा। तो बस यहाँ पे क्या कर दो? मिनिमम में क्या स्टोर कर दो? डी स्टोर कर दो। मैंने कोई भी सी आउट स्टेटमेंट लिखा नहीं है, मैंने बस अजम्पशन मेथड यहाँ पे यूज की है। कितने कंपैरिजन हुए आप ही तो देखो, 1 2 3 कंपैरिजन में काम हुआ और प्रीवियस लॉजिक में 12 कंपैरिजन लग रहे थे। मतलब कंप्यूटर का आपने टाइम बचाया है। तो बस लास्ट में फिर स्मॉलेस्ट नंबर कैसे प्रिंट करोगे? बस आपको यहाँ पे क्या लिखना है? स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू, या स्मॉलेस्ट अमॉन्ग 4 नंबर भी लिख सकते हैं, और जो वेरिएबल लिया है उसको प्रिंट करो। मैं ए बी सी की वैल्यू प्रिंट करने के बजाय जो हमने एक वेरिएबल लिया है नया वाला, उसकी वैल्यू मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा। आंसर हमारे सेम ही आएंगे बराबर तरीके से। तो देखो यहाँ पे आप कोई भी नंबर रैंडम डाल के देखो, यहाँ पे सेम भी नंबर चलते हैं। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है? 1 है, तो स्मॉलेस्ट इज इक्वल टू 1। आप कोई भी पोजीशन पे यहाँ पे नंबर लिख के रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 2, तो 2। ऐसा ये प्रोग्राम काम करता है। इवन अगर नंबर सेम भी हो, 3 नंबर वो ये है और एक ये है, तो भी इसमें स्मॉलेस्ट नंबर तो 1 ही है ना, भले ही वो रिपीट हो रहे होंगे। और चारों के चारों भी अगर सेम है तो आपको तो पता ही है इसमें से एक ही नंबर बड़ा रहेगा। तो मतलब कि इस ग्रुप में 9 ही छोटा है और सभी यहाँ पे नंबर एक जैसे इसलिए। तो ऐसे ये लॉजिक काम करता है। इस लॉजिक से ही आप प्रोग्राम सॉल्व करो, आसानी से ये प्रोग्राम आपका हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें वैल्यू पुट करो, 1 बाय 1 आपको आइडिया आ जाएंगे कि प्रोग्राम कैसे काम करते हैं। मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूँ कि आपको लिटिल बिट इफ की आइडिया है, ये समझ के ही मैं आपको इसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर ये 11th का क्लास होता तो मैं इसमें पूरी वैल्यू पुट करके और अच्छे से आपको और समझाता था। बट हमारे को सिर्फ रिवाइज करना है कि देखो ये ऐसे प्रोग्राम होते हैं, ठीक है गाइस। तो ये था हमारा स्मॉलेस्ट ऑफ 4 इंटीजर नंबर का प्रोग्राम। अगर लार्जेस्ट का प्रोग्राम होता है यही, तो क्या करते हैं आप? मिनिमम की जगह क्या कर दो? मैक्स कर दो, और ये बस साइन को आप चेंज कर दो, यहाँ लेस देन है ग्रेटर देन कर दो। सेम लॉजिक से ये प्रोग्राम काम करेगा। तो देखो ये कोई भी प्रोग्राम आ सकता है, स्मॉलेस्ट का भी आ सकता है, लार्जेस्ट का भी आ सकता है, तो आपको इसे सॉल्व करना आना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। हमारे प्रोग्राम का नाम है इवन और ऑड, ठीक है। तो ये बहुत फेमस प्रोग्राम है, बहुत सारे लॉजिक से किया जा सकता है। तो हम सिंपल इफ से भी देखेंगे और इफ एल्स से भी हम देखेंगे। ऊपर के दोनों प्रोग्राम अब तक हमने देखे वो सिंपल इफ से थे। तो देखो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर नंबर। अब रही बात, आपके माइंड में आएगा कि मैंने इंटीजर ही क्यों लिखा है जबकि यहाँ पे कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो देखो इवन और ऑड ये प्रॉपर्टी सिर्फ इंटीजर नंबर की ही रह सकती हैं, पॉइंट वाले नंबर की कभी नहीं रह सकते, हमेशा ध्यान में रखना। इवन और ऑड ये प्रॉपर्टी हमेशा इंटीजर नंबर की ही होती
सही है। ओके, अगेन आप मैथमेटिकल स्टूडेंट हैं तो आपको इसकी आइडिया है, ठीक है। तो यूजर एक नंबर एंटर करेगा, ओके, कोई भी नंबर हो सकता है उसमें से इंटीजर, तो एंटर एनी, उसे क्लियर मैसेज होना चाहिए कि एंटर एनी इंटीजर नंबर। ओके, थोड़ी सी स्पेस छोड़ दो और यूजर से यहाँ पे आपको नंबर मांगना है, तो आपने नंबर यहाँ पे स्टोर कर दिया। अब जरा बताओ, यूजर ने जो वैल्यू एंटर की है, दो ही तो पॉसिबिलिटी ना आपके पास, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा, तीसरी कोई कैटेगरी होती नहीं इवन और ऑड के इसमें। तो आपके पास दो मैसेज है यहाँ पे, सी आउट, पहला मैसेज है इट्स इवन नंबर, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं हम क्योंकि हमें वैल्यू नहीं पता ना, और दूसरी पॉसिबिलिटी है इट्स ऑड नंबर, ऐसा मैसेज आप स्क्रीन के ऊपर लिख सकते हैं। ये हमारी दो पॉसिबिलिटी है। रही बात, दोनों तो कभी ट्रू नहीं होंगे ना, इसमें से कोई भी एक ही ट्रू होगा। तो पहली कंडीशन के बारे में सोचते हैं कि पहली कंडीशन कब ट्रू होंगी। तो इवन नंबर किसे बोलते हैं? जिस नंबर को 2 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या है? ऐसा डिवीजन जिसका आंसर क्या आता है? 0 आता है। 0 इन द सेंस रिमाइंडर 0 आता है। ऐसा डिवीजन 2 से करने के बाद रिमाइंडर कितना आता है? 0। बस हो गया हमारा लॉजिक। आपको इफ लगाना है और नंबर को 2 से डिवाइड करके देखना है। अगर आप यहाँ पे डिवाइड साइन का यूज करते हैं तो आपको कोशंट मिलता है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, माइंड को थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, ब्रेन को, कि कौन सा ऑपरेटर है जो डिवाइड तो करता है बट कोशंट नहीं देता है, क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो आपको क्लिक हो जाएगा कि मुझे किसका यूज करना है? मॉड्यूलर साइन का यूज करना है। और अगर इसका आंसर 0 आता है तो देखो, किसी नंबर को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है तो उसी का मतलब क्या, कौन सा नंबर होगा? वो इवन नंबर होगा। ठीक है। अब रही दूसरी बात कि ऑड नंबर कौन सा होता है? सेम डिवीजन, सेम जैसे का वैसा। अगर मतलब कि इफ नंबर को आप 2 से मॉड्यूलर करते हैं और रिजल्ट 1 आता है, अगर किसी इंटीजर नंबर को 2 से डिवाइड करके देखोगे, या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा। खत्म, 1 आता है तो ऑड नंबर। दैट्स इट। इतना छोटा सा ही हमारा प्रोग्राम है। इसे हम रन करके देखते हैं। 4 इवन नंबर है, आ गया यहाँ पे। इसके बाद हम इसमें 5 एंटर करते हैं, इट्स ऑड नंबर। दैट्स इट। नाउ तो मैंने इसे सिंपल इफ से किया है, और आपके पास पॉसिबिलिटी कितने थे? आपके पास कितने स्टेटमेंट थे? हमारे पास 2 स्टेटमेंट थे। तो देखो, इसका हमें फायदा उठाना है। अगर पहली कंडीशन फॉल्स होना, यानी कि पहले इफ की कंडीशन फॉल्स होना, मतलब वो नंबर ऑड है, तो मुझे और कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत है क्या? वहां पे नहीं है। तो देखो, ऐसे प्रोग्राम जहां पे 2 ही पॉसिबिलिटी होती हैं और पहली कंडीशन फॉल्स होने के बाद अगर दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हो सकता है, तो बस दूसरे कंडीशन को हटा दो और उसके जगह पे लिखो एल्स। यानी कि ऐसे प्रोग्राम जहां पे 2 ही स्टेटमेंट होते हैं, ये नहीं तो वो, यानी कि एक ही कंडीशन के ऊपर 2 स्टेटमेंट डिपेंड है। अगर ये इफ पहला ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट होगा, और यही कंडीशन फॉल्स होंगी यानी कि एल्स, तो ये स्टेटमेंट होगा। दैट्स इट। तो ऐसे हमारे ये प्रोग्राम होते हैं जिसमें 2 ही स्टेटमेंट होते हैं और एक ही कंडीशन के ऊपर हमें उसे डिपेंड करके बताना है। तो ये प्रोग्राम भी आपको 5 मार्क्स दिला सकता है। ठीक है गाइज, तो मेरे ख्याल से इसकी आइडिया आपको क्लियर हो गई। तो हमने शुरू किया है इफ एल्स वाला टॉपिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है लीप ईयर और नॉट। ये जो हमारा 2020 चल रहा है ना, ये लीप ईयर है। ठीक है, तो उसी के ऊपर हमारा ये प्रोग्राम है। तो ये 4th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा लीप ईयर किसे बोलते हैं, और आपको पता भी है फरवरी महीने में 29 डेज, एक साल में 366 डेज, ये वगैरह वो सब कुछ है। ठीक है, बट हमको उन लॉजिक से ये प्रोग्राम नहीं करना है। तो यूजर क्या करेगा पता है? एक ईयर एंटर करेगा। जैसे 2020 एंटर किया तो इट्स अ लीप ईयर। ओके, आपके पास फरवरी महीने के डेज नहीं है और ना ही साल के डेज आने वाले हैं, आपके पास जस्ट ईयर आने वाला है। उसी को आपको चेक करके बताना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है। तो उसका भी लॉजिक होता है, वही हम टेस्ट करने वाले हैं। किसी ने 2021 एंटर किया तो इट्स नॉट अ लीप ईयर, पर किसी ने 2000 एंटर किया तो वो लीप ईयर होना चाहिए, लाइक दैट। ठीक है, तो ये पूरा प्रोग्राम हमारे यूजर के ऊपर डिपेंड है कि यूजर कौन सी वैल्यू एंटर करता है, और ऑफ कोर्स वो ईयर रहने वाला है। तो ईयर जो होता है वो हमारी एक इंटीजर वैल्यू है। क्यों ना यूजर से एक ईयर की वैल्यू मांगी जाए, तो मैं मांग रहा हूं यहां से एंटर एनी ईयर।
ओके तो यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो ईयर लीप ईयर होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, पहले वैल्यू तो ले ले यूजर से, तो मैंने यहाँ पे यूजर से वैल्यू ले ली और उसको मैंने कहाँ पे स्टोर किया, ईयर में स्टोर कर लिया। ठीक है, तो बचपन में आपने पढ़ा होगा ऐसा ईयर जिसको 4 से डिवाइड करने के बाद अगर वो कंप्लीटली डिविजिबल होता है तो उसे बोलते हैं लीप ईयर। 2020 को 4 से डिवाइड करके देखो, इट्स अ लीप ईयर। ओके, 2016 को आप डिवाइड करके देखो 4 से, इट्स अ लीप ईयर। हर 4 साल के बाद आने वाला ईयर, ऐसा आपने बचपन में पढ़ा होगा। उतना लॉजिक फिलहाल के लिए सफिशिएंट है। देखो ईयर को अगर हम 4 से मॉडुलर करते हैं और आंसर 0 आता है तो आप मैसेज लिख सकते हैं इट्स अ लीप ईयर। ओके, 4 स्टैंडर्ड के हिसाब से ये लॉजिक सही है, इट्स ए लीप ईयर, ऐसा हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है ना, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, एल्स लिखा। तो यहाँ पे क्या मैसेज लिख दोगे, इट्स नॉट लीप ईयर, दैट्स इट। कभी कभी इतना ही प्रोग्राम लिख के आने के बाद आपको 2 से 3 मार्क्स मिल सकते हैं। आप बोलेंगे सर हमें ये तो क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है। हाँ, बट अगर आपने लॉजिक भी तो इनकम्प्लीट लिखा है ना, बट आपने देखो आपकी कोई गलती नहीं है, जो हमने पढ़ा है इससे पहले उस हिसाब से ये लॉजिक सही है कि 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आता है तो इट्स अ लीप ईयर है, अदरवाइज वो नहीं है। बट जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं हम उतना नहीं सोचते ना कि 16 सेंचुरी, 15 सेंचुरी, 14 सेंचुरी या फिर आगे आने वाली सेंचुरीज जो ईयर हैं उनके बारे में थोड़ी सोचते हैं। बस हम करंट ईयर के बारे में सोचते हैं, आजू बाजू के कुछ ईयर सोचते हैं, इसमें कभी भी ये ट्रू रहेगा, हिच मैक्सिमम टाइम पे ट्रू रह सकता है। बट ऐसा नहीं होता है। देखो इसका पूरा लॉजिक क्या है, अगर ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो साथ ही साथ में वो ईयर 100 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी कंडीशन है। सेंचुरी ईयर जो होते हैं वो लीप ईयर नहीं होते हैं, ऐसा लॉजिक है। वो 400 ईयर के बाद चेंज होता है, वो बात अलग है। बट जनरली ये मतलब इस लॉजिक का कहना है कि आप 100 से डिवाइड करके देखो और उनका रिमाइंडर 0 नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं 2020 को रन करूं, यहाँ पे ये करूं, तो इट्स अ लीप ईयर। ये लॉजिक के हिसाब से हमारा बिल्कुल सही है। इवन मैं इसे ये करके देखूं 2016 को, इट्स अ लीप ईयर, सही है हमारा आंसर। बट जैसे ही मैं 2000 लिखूं, 2000 ऐसा ईयर कभी ना कभी तो होके गया होगा ना 20 साल पहले, तो अगर मैं यहाँ पे करूँ तो वो बोल रहा है इट्स अ नॉट अ लीप ईयर। ओके, बल्कि 2000 एक लीप ईयर था, आप चेक कर सकते हैं लॉजिक। और इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा पता है, यहाँ पे और एक लॉजिक की एंट्री होती है। और देखो और लगाया है, और का मतलब ऑप्शन, ये दोनों जुड़ के हैं, ये और ये एक साथ होने चाहिए, मतलब पहली वाली और दूसरे वाली। 4 से डिवाइड होगा कंप्लीटली तो 100 से नहीं होना चाहिए, या तो फिर ये हमारे वो 400 ईयर्स वाले के लॉजिक के लिए हैं, अगर ईयर 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है देन वो लीप ईयर है। तो ये हमारे जो मिलेनियम वाले ईयर होते हैं 2000, 3000, ओके 1000 लाइक दैट, उनके लिए लॉजिक है। या 400 साल के बाद जो ईयर आते हैं ना वो हमेशा लीप ईयर होते हैं, उनके लिए ये लॉजिक है। तो ये जो स्क्रीन के ऊपर लिखा है कंप्लीट लॉजिक है। आई होप सो कि आपने ये 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। चाहे तो आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर है, जूलियन कैलेंडर है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये। हमें उतने बड़े कंसेप्ट की फिलहाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, जब आपको बहुत टाइम होगा तो आप पढ़ लेना। अदरवाइज ये पूरा लॉजिक कंप्लीट लिखने के बाद आपको 5 मार्क्स मिल सकते हैं। याद कैसे रखोगे, जो ईयर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है बट 100 से नहीं रहना चाहिए, या तो फिर वो 400 से कंप्लीटली डिविजिबल रहना चाहिए। तो ऐसा लॉजिक अगर आप याद रखते हैं तो देन कोई भी ईयर आप एंटर करो, जैसे कि 2000 ये ईयर कभी ना कभी हुआ होगा तो इट्स अ लीप ईयर। ओके, तो आपको जो ईयर पता भी नहीं है, जैसे कि क्या पता ये है या नहीं है, तो इट्स नॉट अ लीप ईयर। ओके, तो आप कोई भी ईयर यहाँ पे डाल के देख सकते हैं, क्या पता ये भी तो ईयर कभी ना कभी होगा ना, तो ये लीप ईयर होगा क्या, नहीं है, कौन सा होगा, क्या होगा, कोई भी ईयर यहाँ पे डाल के देख सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोग्राम आपको 5 मार्क्स दिला सकता है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। यूजर से एक नंबर मांगना है, वो आइदर इंटीजर होगा या फ्लोट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और आपको बताना है कि यूजर ने कौन सा नंबर एंटर किया है, पॉजिटिव किया है, नेगेटिव किया है या जीरो किया है। देखो यहाँ पे मैं वेरिएबल ले रहा हूँ इंटीजर, आप चाहे तो फ्लोट ले सकते हैं। इवन और ऑड में इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो में आप
फ्लोट भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूजर एक नंबर एंटर करेगा। ओके, तो हमने यहाँ पे देखो यूजर से हमने इस मैसेज से एक नंबर मांगा, एंटर एनी इंटीजर नंबर। मैंने बोला है आप फ्लोट भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यूजर से यहाँ पे एक आंसर, एक नंबर आ चुका है। ठीक है, आपके पास तीन पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी। कौन कौन सी? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो ये पूरा प्रोग्राम हमारे नंबर स्केल के ऊपर डिपेंड करता है। आपको पता है बीच में नंबर स्केल के क्या होता है? जीरो। और उसके राइट हैंड साइड में कौन से नंबर होते हैं हमारे? पॉजिटिव। और लेफ्ट हैंड साइड में कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव, है ना? याद है नंबर स्केल वगैरह बहुत बार आपने देखा होगा। तो सेंटर में जीरो है, तो ये पूरा प्रोग्राम जीरो के ऊपर डिपेंड है। पॉजिटिव नंबर किसे बोलते हैं? जो जीरो से बड़े हैं। नेगेटिव नंबर किसे बोलते हैं? जो जीरो से छोटे हैं। और जीरो किसे बोलते हैं? जो इटसेल्फ जीरो है। दुनिया में एक ही जीरो है और अनलिमिटेड इनफिनाइट पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर है। उसी लॉजिक का आपको यूज करना है। तो इफ नंबर अगर ग्रेटर देन जीरो है तो बस आपके स्क्रीन के ऊपर मैसेज आपको लिख देना है इट्स पॉजिटिव। ओके, तो अब अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो भी आपके पास दो ऑप्शन अभी भी अवेलेबल है। अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो निगेटिव है, इसका मतलब वो निगेटिव और जीरो कोई भी हो सकता है। तो ये कंडीशन फॉल्स हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे एल्स लिखा है और एल्स के अंदर इफ लगा रहा हूं। तो ये हमारा तीसरा लॉजिक यानी कि नेस्टेड इफ एल्स इफ। आप देख सकते हैं इफ के अंदर एल्स, एल्स के अंदर अगेन इफ। तो यहाँ पे मैं फिर से कंडीशन लगा रहा हूं, आप डायरेक्ट कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। तो अगर वो नंबर पॉजिटिव नहीं है तो क्या जीरो तो नहीं रह गया वो? तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगाई है। तो ये नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम है हमारा, इट्स निगेटिव। तो ऐसा मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया है। तो देखो पहली कंडीशन फॉल्स होंगी तो हम दूसरे कंडीशन के ऊपर आएंगे, और दूसरी कंडीशन भी तो फॉल्स हो सकती है ना। तो दूसरी कंडीशन फॉल्स कब होंगी? जब पहली कंडीशन फॉल्स होंगी, यहाँ पे आएंगे और ये फॉल्स होंगे। यानी कि ऊपर के दोनों कंडीशन फॉल्स है, यानी कि वो नंबर पॉजिटिव भी नहीं और निगेटिव भी नहीं है। तो क्या आपको कंडीशन लगाने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऑटोमेटिकली तीसरा स्टेटमेंट हमारा जीरो वाला स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, इट्स जीरो करके। तो हो गया हमारा छोटा सा प्रोग्राम। कौन सा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो का। तो आप चाहे तो सिंपल इफ से भी कर सकते हैं, मैंने इसे किया है नेस्टेड इफ से। इसे आप रन करके देख सकते हैं। 4 इट्स अ पॉजिटिव। ओके, रन करके देखो। -9 इट्स अ निगेटिव। और मैंने तो पहले ही बोला है जीरो एक ही है तो इट्स अ जीरो, लाइक दैट। ऐसा छोटा सा हमारा ये प्रोग्राम है। इसका आपको कभी भी यूज करने को, मतलब कि इस लॉजिक का आपको कभी भी फ्यूचर में जब हम नए टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे इसका यूज करना पड़ सकता है। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम समझा हो। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। प्रोग्राम का नाम है लार्जेस्ट ऑफ 3 इंटीजर नंबर्स। आप बोलेंगे सर हमने लार्जेस्ट ऑफ 4 इंटीजर नंबर का लॉजिक ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? यस, अप्लाई कर सकते हैं। आप अजम्पशन मेथड यूज कर सकते हैं, पहले नंबर को लार्जेस्ट मानो और बाकी नंबर से कंपेयर करो, उससे भी आप कर सकते हैं। बट हम इसे थोड़े अलग तरीके से करेंगे, यानी कि नेस्टेड इफ से करेंगे। सबसे पहले आपके पास 3 नंबर होने चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 3 नंबर ले लिए हैं। यूजर से आपको वो 3 नंबर मांगने हैं, तो एक सी आउट लिखा है और वहां पे एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, एंटर एनी 3 इंटीजर नंबर्स। ठीक है, तो ऐसा स्क्रीन के ऊपर मैसेज जाएगा, यूजर वैल्यू प्रिंट, आई मीन टू से दैट एंटर कर लेगा। ओके, तो देखो पहला सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूं कि अगर a सबसे बड़ा होगा तो a की वैल्यू b से भी बड़ी होंगी। ओके, और साथ ही साथ में यानी कि एंड a की वैल्यू c से भी बड़ी होंगी, तभी आप ये मैसेज लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो कौन सा मैसेज है कि a इज द लार्जेस्ट। ओके, लार्जेस्ट नंबर वो इन ग्रुप में से रहेगा। तो इसको आप 3 बार लिख सकते हैं, बी के लिए लिख सकते हैं, सी के लिए भी लिख सकते हैं और आपका प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बट हम ऐसा नहीं चाहते हैं। देखो हमको क्या करना है, ये जो कंबाइन वाली कंडीशन है इसे स्प्लिट करना है। ओके, देखो मैं स्प्लिट ना करूं तो 3 इफ आएंगे और 6 कंपैरिजन होंगे। मैं इससे कम से कम कंपैरिजन में एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो देखो अगर a की वैल्यू b से बड़ी होंगी तब भी हम a की वैल्यू c से बड़ी है या नहीं है ये चेक करने जाएंगे। अगर पहले ही अटेम्प्ट में कंडीशन फॉल्स होती है, a की वैल्यू b से बड़ी नहीं है, तो मैं फिर नेक्स्ट वैल्यू को चेक करने जाऊंगा ही क्यों, है ना। मतलब कि ये कंडीशन ट्रू होंगी तब भी आपको एंड के बाद आपको पता है एंट्री मिलती है, अदरवाइज आपको नहीं मिलती है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसे स्प्लिट करते हैं इसी लॉजिक को, कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिखा ओके
और उसके नीचे ऐसा इफ लिखा, तो पता है ये दूसरा वाला इफ हमारे पहले वाले इफ के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि इस सेकंड इफ के ऊपर हम कब आएंगे, जब पहला इफ ट्रू होगा तभी। ठीक है, तो देखो अगर क्या e की वैल्यू b से बड़ी है ऐसा आंसर आता है तो जाओगे, क्या a की वैल्यू c से बड़ी है तभी a इज द लार्जेस्ट ऐसा करके आएगा। तो देखो मैं आपको इसको रन करके बता देता हूं, तो आप देख सकते हैं कि a बड़ा है, तो देखो a इज द लार्जेस्ट, दैट्स इट। नाउ अब खेल चालू होता है हमारा कि ये जो कंडीशन हमने लिखी है वो फॉल्स भी तो हो सकती है। ये जो दूसरा वाला इफ है इसकी कंडीशन फॉल्स होना मतलब कि एल्स, देखो a की वैल्यू c से बड़ी नहीं है, इसके मायने क्या है, इसके मायने ये होते हैं कि c a से बड़ा है। अगर a c से बड़ा नहीं है इसी का मतलब c की वैल्यू a से बड़ी है, तो क्या ऐसा मैसेज हम लिख पाएंगे कि c इज द लार्जेस्ट, c इज द लार्जेस्ट। ये मैसेज लिखने के लिए c को किससे बड़ा होना पड़ेगा, b से भी तो बड़ा होना पड़ेगा। बट पता है खास बात, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो c a और b दोनों से बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कैसे, आप बोलेंगे सर कैसे होगा, देखो ये पहले इफ के ऊपर डिपेंड है। जब हम सेकंड इफ के ऊपर आएंगे तो a की वैल्यू b से बड़ी है, मतलब कि a किससे बड़ा है, b से, और दूसरे इफ में आपको पता चलता है कि c a से बड़ा है, इसी का मतलब c कौन से a से बड़ा है, जो ऑलरेडी b से बड़ा है, इसी का मतलब c a और b दोनों से बड़ा है। और पता है अब फ्रैंकली यहाँ पे एकदम कॉन्फिडेंट से ये मैसेज लिख सकते हैं, c इज द लार्जेस्ट। ओके, इसे हम रन करके भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको रन करते हैं और वैल्यू डालते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 7 डाली, यहाँ पे 6 डाला और यहाँ पे 8 डाला। कौन बड़ा है आप देख सकते हैं, 8 यहाँ पे ऑलरेडी बड़ा है। देखो a b c, a इज ग्रेटर देन b, यस। आप नीचे आए और देन आप चेक कर रहे हैं 7 ग्रेटर देन 8, नहीं, तो ऑटोमेटिकली c इज द लार्जेस्ट, दैट्स इट, खत्म। इतना लॉजिक हमारा खत्म हो गया है। तो अब आते हैं हमारे पहले वाले इफ के ऊपर। ये कंडीशन फॉल्स होना, a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन फॉल्स होना, इसी का मतलब हु इज द ग्रेटर, b इज द ग्रेटर देन a। तो पता है ये कंडीशन फॉल्स होने के बाद आपको नीचे एंट्री ही नहीं मिलती है। ओके, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है, ये स्टेप इसके ऊपर, ये एल्स इसके ऊपर, लाइक दैट, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो हम आते हैं पहले वाले इफ के ऊपर। पहली वाली कंडीशन ही फॉल्स होना, यानी कि देखो मैंने यहाँ पे एल्स लिखा है, तो इसके मायने है कि b a से बड़ा है, तो अगर b को लार्जेस्ट बनना है, अभी तक बना नहीं है, तो b को किससे बड़ा होना पड़ेगा, पता है c से। तब आप यहाँ पे ये मैसेज लिख सकते हैं, सी आउट b इज द लार्जेस्ट, लाइक दैट। ओके, ऐसा आप मैसेज लिख दो और कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएंगी तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे हम इसे रन करके मैं आपको बताता हूँ, 7 है, 8 है और 2 है। ओके, तो हु इज द लार्जेस्ट, b is the largest in this case। तो देखो मैसेज आ गया, b is the largest, that's it। now but ये कंडीशन भी तो फॉल्स हो सकती है। ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाला else, ये किसका है, ऊपर वाले if का है, ये वाले, ये कंडीशन भी तो फॉल्स हो सकती है। तो पता है इस कंडीशन के फॉल्स होने के क्या मायने हैं कि c is the largest। तो आप इस कंक्लूजन के ऊपर कैसे पहुंचे, जैसे ऊपर वाले c के लिए आप पहुंचे थे, बिल्कुल वैसे ही। c किससे बड़ा है, b से, और यहाँ पे हमको एंट्री तभी मिलेंगी जब b a से बड़ा होगा तब। तो देखो यहाँ पे टोटल कंपैरिजन 1 2 3 कंपैरिजन में हमारा यहाँ पे काम चल गया है। और यही सिंपल इफ से अगर आप प्रोग्राम करते हैं तो आपको 6 कंपैरिजन लगेंगे। तो ये हमारा नेस्टेड इफ एल्स का प्रोग्राम है, इफ के अंदर इफ के अंदर एल्स, लाइक दैट। तो इस लॉजिक से भी आपको प्रोग्राम करना आना चाहिए। 11th में इसका फ्लो चार्ट, एल्गोरिदम और प्रोग्राम आपने सब कुछ पढ़ा होगा, बस हमने यहाँ पे लिटिल बिट उसे रिवाइज किया है। ओके गाइस, वैल्यू पुट करके देखो, आपको आंसर मिल जाएगा। अब कोई भी रैंडम नंबर आप यहाँ पे एंटर कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आंसर बराबर मिलेगा। इवन अगर आप सेम नंबर डालते हैं तो भी यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। बस वो ABC के फॉर्म में मिलेगा, आप ABC की जगह वो डायरेक्ट नंबर भी आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये थे हमारे कुछ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम है, मैं उसको स्किप कर रहा हूँ, वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट PDF में मैं उसको लिख के आपको दे दूंगा, आप PDF डाउनलोड करके उसे चेक कर सकते हैं। बड़ा सा प्रोग्राम है, कभी मुझे टाइम मिला आपको तो उसे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके भी आपको बता दूंगा। वैसे उसका एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी डेटा स्ट्रक्चर में किया है, तो आप PDF में से कोडिंग पढ़ लेना, आपको बिल्कुल आइडिया आ जाएंगे कि वो प्रोग्राम क्या है। तो आज के लिए इतने ही प्रोग्राम हमने देखे, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स के प्रोग्राम। अगले क्लास में हम स्विच के और कंडीशनल ऑपरेटर के प्रोग्राम देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे लूप के प्रोग्राम। तो बने रहिए इनके साथ, प्रोग्राम के साथ। आप प्रैक्टिस कीजिए जहां पे आपको प्रैक्टिस करने को मौका मिलता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये अच्छा नहीं लगेगा और आपको समझेगा भी नहीं, ठीक है गाइस। तो छोटे मोटे प्रोग्राम की प्रैक्टिस करते जाओ।
तभी आपको बड़े टॉपिक समझने लगेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू गाइज।